मेरी आंख नाश्ता लाने वालों की आमद से खुली। शुरू दिन से नाश्ता और खाना दो आदमी लाया करते थे। एक हथियार बंद आदमी दरवाजे में खड़े होकर मेरी निगरानी करता, जबकि दूसरा लकड़ी की मेज पर खाने के बर्तन रख देता। अगर मैं नाश्ता लाने वालों पर काबू भी पा लेता, तब भी उसकी अहमियत इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो उसकी जान बचाने के लिए मुझे जाने देता। एक एल्बर्ट ब्रूक की शख्सियत ऐसी थी जिस पर काबू पाकर मैं वहां से निकल सकता था, लेकिन ट्रेसी जैसी खतरनाक लड़ाका की मौजूदगी में ऐसा होना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार मैं नाकाम कोशिश कर चुका था और अगली नाकाम कोशिश मेरा पोल खोल सकती थी। फिलहाल वो मुझ पर काफी एतबार कर रहे थे। दोबारा किसी ऐसे इकदाम पर झल्ला कर वो मुझे कत्ल भी कर सकते थे। गो मैं मरने से डरता नहीं था, लेकिन मुझे जिंदा रहने की जरूरत थी। नाश्ता रख कर वो बाहर निकल गए और मैं कमरे से मुल्हिक गुस्ल खाने में घुस गया। ताज़ा दम होकर मैंने नाश्ता किया और दोबारा लेट गया। 2 दिनों बाद पाक आर्मी के खिलाफ कार्रवाई करना थी। इससे पहले मुश्किल था कि मुझे कमरे से बाहर निकाला जाता। हमने जुम्मे के दिन मंसूबे पर अमल करना था। जुम्मे का दिन आया और गुजर गया, मगर मेरा बुलावा न आया। मैंने खाना लाने वालों से इस्तफसार भी किया, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। बस इतना मालूम हुआ कि एल्बर्ट ब्रूक वहां मौजूद नहीं था। यकीनन उसकी गैर मौजूदगी में मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अगली कार्रवाई बुध के दिन होना थी। बुध का दिन भी यूं ही गुजर गया। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब अंदेशे सर उठाने लगे। कभी कभी यूं लगता कि मैं किसी बड़ी साजिश का शिकार होने वाला हूं, लेकिन फिर साजिश की तौजीह से मैं कासिर रहता। पाक आर्मी के खिलाफ मैंने एक कार्रवाई में भी हिस्सा नहीं लिया था कि मेरा ज़मीर मुझे मतून करता। 2 हफ्ते बगैर किसी कार्रवाई के गुजर गए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर एल्बर्ट ब्रूक ने तमाम मंसूबों पर अमल दरामद क्यों रोक रखा था। मुझे वहां कैद के अलावा कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन खाली कैद भी बजाते खुद एक बड़ी मुसीबत है। सारी दुनिया से कटकर एक कमरे में महदूद हो जाना निहायत पुरआज़ार और ज़हनी कोफ्त का सबब होता है। तन्हाई में जाने कौन कौन सी सोचें, ख्यालात और अंदेशे मुझे बेचैन किए रखते। मैं खाना लाने वालों से मुसलसल एल्बर्ट ब्रूक के बारे में पूछता रहता और वो लाइल्मी का इजहार कर देते। उस दिन हस्बे मामूल मैंने नाश्ता लाने वालों से एल्बर्ट के मुतालिक पूछा तो पता चला कि वो हवेली में आ गया है। मैंने फौरन उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और नाश्ता लाने वाला सर हिलाकर बाहर निकल गया। मेरे नाश्ता करने तक वो एल्बर्ट तक मेरी बात पहुंचा कर वापस आ गया था। थोड़ी देर बाद 4 मुसल्ला अफराद भी मुझे लेने के लिए पहुंच गए थे। एल्बर्ट एनेक्सी के ड्राइंग रूम में ट्रेसी के साथ बैठा मुझे अपना मुंतजिर नजर आया। मेरे बैठते ही उसने मुस्कुराते हुए पूछा, जी जनाब, कैसे हैं? कैसे गुजरे दिन? मैंने कहा, ठीक हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या हमारी कार्रवाइयां मंसूबे बनाने की हद तक है। उसने जबरदस्ती का कहकहा लगाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम 2-3 दिन तक अपने मंसूबों पर अमल दरामद शुरू करेंगे। मैं थोड़ा मसरूफ था, इसलिए तमाम मंसूबे अदम तवज्जुही का शिकार रहे। मैंने कहा, ये न हो कर्नल साहब वापस लौट आए और हम मसरूफ ही रहें। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, बेफिक्र रहो, इस बात की तुमसे ज्यादा फिक्र मुझे है। न जाने क्यों मुझे ये लग रहा था कि ये बस तिफल तसल्ली ही थी। वो शायद ऐसा कोई इरादा नहीं रखता था, लेकिन उसके साथ ये बात भी मुझे अचंभे में डाली हुई थी कि आखिर वो मुझसे कब काम लेते। मुसलसल कैद में रहते हुए मैं थक गया था। मैंने कहा, देखें एल्बर्ट साहब, साफ बात यह है कि आप जब चाहें मुझसे काम लें, लेकिन अब मैं इस कैद से तंग आ चुका हूं, इसलिए बराह मेहरबानी ये निगरानी हटा दें। मैं सीधा मुद्दे पर आ गया। एल्बर्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी। मेरा ख्याल है कॉफी पी लेते हैं। उसने आवाज देकर मुलाजिम को कॉफी लाने के लिए कहा। वहीं एनेक्सी में छोटा सा बावर्ची खाना बना हुआ था और एल्बर्ट का खिदमतगार वहां मौजूद था। उसने मेरी बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैंने कोई और दरखास्त भी की है। अपनी बात का जवाब न मिलने पर मैंने याद दहानी करवाई। उसने इनकार में सर हिलाया, फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं। अलबत्ता जिस दिन तुमने किसी मिशन में बाकायदा हिस्सा ले लिया, उस दिन ये सारी निगरानी खत्म कर दी जाएगी। मैंने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें अपने मंसूबों पर काम शुरू करना चाहिए। वो टालने वाले अंदाज में बोला, कहा तो है 2-3 दिन सब्र करो, उसके बाद तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाएगी। उसके अंदाज ने मेरी सोचों में हलचल मचा दी थी। मेरा ये समझना गलत था कि वो मुझ पर एतमाद कर रहे हैं। यकीनन वो किसी सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक मुझे टाल रहा था। दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन की LED पर अंग्रेजी खबरों का कोई चैनल चल रहा था। मुझे खामोश पाकर एल्बर्ट ब्रूक खबरों की तरफ मुतवज्जे हो गया। ट्रेसी नाखून तराश कर खुरदरी सतह को अपनी उंगलियों के नाखूनों पर रगड़ रही थी। उसकी तरफ देखते हुए मेरा जहन तेजी से किसी उधेड़ बुन में मसरूफ था। एकदम मैंने मजीद इंतजार न करने का फैसला कर लिया। मुलाजिम कॉफी के बर्तनों के साथ नमूदार हुआ। एल्बर्ट के सामने कॉफी मग रखकर उसने मेरे दाएं जाने पड़ी तपाई पर भी कॉफी मग रखा और ट्रे में रखा तीसरा मग लेकर ट्रेसी की तरफ बढ़ गया। मेरे आसाब एकदम तन गए थे।
जो ही वो ट्रेसी और एल्बर्ट के दरमियान में आया, मैंने उठकर एकदम छलांग लगा दी। एल्बर्ट के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं ऐसी हरकत करूंगा। उसके संभलने से पहले मैंने उसका दायां बाजू पकड़कर मरोड़ा और अगले ही लम्हे उसकी गर्दन में हाथ डालकर मैंने उसकी पीठ अपनी छाती से लगा ली। उसके साथ ही मेरा हाथ उसके कोट की जेब में रींगा और मैंने पिस्तौल निकाल लिया। मुलाजिम ने मेरी हरकत की आहट सुनते ही पीछे मुड़कर देखा और एल्बर्ट को मेरे कब्जे में देखते ही उसके मुंह से सरसराते हुए चीख बुलंद हुई। सिक्योरिटी! दरवाजे पर मौजूद मुहाफिज दंदनाते हुए अंदर घुस आए। खबरदार, अगर किसी ने गलत हरकत की मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। पिस्तौल की नाल एल्बर्ट की कनपटी से लगाते हुए मैं धाड़ा। ये अल्फाज मैंने अंग्रेजी में अदा किए थे। मेरी नजरें ट्रेसी वॉलकर पर गड़ी थीं कि मुझे सबसे ज्यादा खतरा उसी से था। मगर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ट्रेसी हाथ के इशारे से मुहाफिजों को बाहर निकलने का कह रही थी और इत्मीनान से कॉफी पीने लगी। मुहाफिज गुमगू की कैफियत में खड़े थे। वो अंग्रेजी में धाड़ी दफा हो जाओ, और उसकी आवाज काफी भारी थी, या शायद वो खुद हल्क पर जोर देकर बोल रही थी। तमाम मुहाफिज उल्टे कदमों बाहर निकल गए थे। उसने हक्का बक्का खड़े मुलाजिम को कहा, तुम भी जाओ, और वो चौंक कर सर हिलाता हुआ बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। एल्बर्ट ने कहा, मेरा ख्याल है बैठकर बात कर लेते हैं। अपनी गर्दन पर मेरे बाजू के दबाव की वजह से वो फंसी फंसी आवाज में बोला। मैंने कहा, कोई बात नहीं होगी, अगर जान अजीज है तो मुझे फिलफौर यहाँ से निकालो। वो बोला, ठीक है, कोई बात नहीं करता, बस तुम्हें एक चीज दिखानी है। अगर उसके बाद तुम जाने पर बजिद रहे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, बल्कि वादा करता हूँ कि जहाँ कहोगे तुम्हें खुद गाड़ी में छोड़ कर आऊंगा। उसकी कनपटी पर पिस्तौल की नाल का दबाव बढ़ाते हुए मैंने कहा, अगर तुम ये समझ रहे हो कि थोड़ी मोहलत हासिल करके तुम बचने की कोई तरकीब सोच लोगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। झल्लाए हुए लहजे में वो ट्रेसी को मुखातिब हुआ, यार कह दिया ना, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, इसे वीडियो दिखाओ। असबात में सर हिलाते हुए ट्रेसी ने शीशे की मेज पर पड़ा लैपटॉप खोलकर उसे एक केबल के जरिए LED से मुंसलिक किया। टीवी स्क्रीन पर लैपटॉप का डेस्कटॉप नजर आने लगा। उसने एक वीडियो चलाई। अगले ही लम्हे LED की बड़ी स्क्रीन पर इसी ड्राइंग रूम का मंजर उभरा। वो मेरी कर्नल कॉलिन फील्ड के साथ पहले दिन होने वाली गुफ्तगू की वीडियो थी। वीडियो निहायत साफ वाज़े बनी थी। यकीनन उस कमरे में एक से ज्यादा ताकतवर कैमरे नस्ब थे। मिनट भर वो वीडियो चलाकर ट्रेसी ने एक दूसरी वीडियो चला दी जिसमें मैं कर्नल कॉलिन फील्ड से अपनी कारकर्दगी के इनाम में डॉलर वसूल कर रहा था। वो एक के बाद एक वीडियो चलाती गई। मेरे दिमाग में साएं साएं हो रही थी। एकदम मुझ पर वाज़े हो गया कि वो क्यों खाली मंसूबा बनाकर मुझे किसी कार्रवाई पर साथ नहीं ले जाते थे। हमने जितने मंसूबे भी वहां बनाए थे उन सब पर अमल दरामद किसी और ने किया था, लेकिन उसका एतराफ उन्होंने मुझसे करवा लिया था। अब अगर ये वीडियोस पाक आर्मी के हाथ लगती तो मुझे गद्दारी के इल्जाम में फांसी लगने से कोई नहीं बचा सकता था। हर कार्रवाई के बाद मैंने डॉलर्स वसूल करते हुए बाकायदा एतराफ किया था कि वो काम मैं कर चुका था और ये कोई ड्रामे की शूटिंग नहीं थी कि उसे झुटलाया जा सकता। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि कब मेरे हाथ बेजान होकर नीचे लटकने लगे। मेरी गिरफ्त ढीली हुई। एल्बर्ट मेरे हाथ से पिस्तौल लिए बगैर इत्मीनान भरे अंदाज में चलता हुआ सोफे पर बैठ गया। मैं सुन सा होकर टीवी स्क्रीन को घूर रहा था जहां पर कर्नल कॉलिन फील्ड मुझसे ये पूछ रहा था कि क्या मैं उनके लिए पाक आर्मी के अंदर रहकर काम कर सकता हूं, और मैं जोशीले अंदाज में सर हिलाते हुए काम करने की हामी भर रहा था। इन वीडियोस को देखने के बाद किसी अहमक और बेवकूफ को ही मेरी गद्दारी पर शुबा हो सकता था। एल्बर्ट की आवाज ने मुझे ख्यालों की दुनिया से वापस खींचा। मिस्टर जीशन बैठे, और मैं मरे मरे कदमों से सोफे पर बैठ गया। वो बोला, यकीनन अब तक तुम यही सोच रहे होगे कि हम निहायत बेवकूफ और गधे हैं जो इतनी आसानी से तुमसे धोखा खा रहे हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो बोला, पता है बचपन में मुझे अपनी टांग पर इतनी सख्त चोट लगी थी कि बस मेरी टांग टूटते टूटते रह गई थी, और ये सारा किया धरा मेरे बाप का था। मुझे दरख्त पर चढ़ाकर उसने नीचे खड़े होकर कहा था कि बेटा छलांग लगाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। उन पर एतबार करते हुए मैं नीचे कूदा और मुझे पकड़ने की बजाय वो एक जानिब हट गया। मेरी टांग पर सख्त चोट लगी थी। जब दर्द से बेहाल होकर मैं रो रहा था उस वक्त उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर मुझे एक अहम सबक सिखाया जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें तकलीफ तो जरूर हुई है, लेकिन अब तुम्हें ये बात नहीं भूलेगी कि जिंदगी में कभी अपने बाप पर भी एतबार न करना। उसकी बात पर ट्रेसी ने जोरदार कहकहा लगाया। उसके कहकहे से मेरे ज़हन में किसी भूली बिसरी याद ने करवट बदली, लेकिन मुझे कुछ वाज़े याद न आ सका। भारी आवाज के बरक्स उसका कहकहा निहायत सुरीला था। एल्बर्ट ने उसके कहकहे पर तवज्जो दिए बगैर अपनी बात जारी रखी। यकीनन तुम जान गए होगे कि मैं यहूदी हूँ और फिर अमेरिकन खुफिया एजेंसी का एक ऑफिसर भी हूँ। क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता था कि तुमने किसी हालत में पाक आर्मी के खिलाफ कोई काम नहीं करना। न जान का खौफ तुम्हें इस बात पर मजबूर कर सकता है और ना कोई लालच ही उकसा सकती है।
मैंने कहा जब जानते हो तो फिर इतनी तगोदो का फायदा। वो बोला, मैंने कहा तुम पाक आर्मी के खिलाफ काम नहीं करोगे और बेफिक्र रहो, हमने तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं करना। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा। क्या मतलब? वो इत्मीनान से बोला, मतलब निहायत वाज़ेह है, हम तुम्हें अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने कहा और अगर मैं इसके लिए भी तैयार न हुआ तो? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, तो जाओ, रास्ता खुला है, रोका किसने है, बस ख्याल रखना कि पाक आर्मी के हत्थे न चढ़ जाओ। मैंने लरजती सोचों के साथ कहा, यानी तुम ये वीडियोस पाक आर्मी के हवाले कर चुके हो? वो बोला, नहीं हुई तो हो जाएंगी, इसमें कौन सी देर लगती है। मैंने मरे मरे लहजे में कहा, जब तुम आर्मी के हवाले ये वीडियोस करोगे तो यकीनन उन्हें साजिश की बू सूंघने में देर नहीं लगेगी। हमने आर्मी के हवाले नहीं करनी, ये तो आर्मी के अपने जराए जो दहशतगर्दों में मौजूद हैं वो बड़ी जाफिशानी से इन वीडियोस तक रसाई हासिल करेंगे और फिलफौर मुतल्लिका अफराद तक ये वीडियोस पहुंचा देंगे। मैंने पूछा, और अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूं तो फिर कब तक ये वीडियोस आर्मी के हवाले नहीं की जाएंगी? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, 3 साल हमारे लिए काम करो, मुआवजा भी मिलेगा और 3 साल बाद अपनी बेगुनाही के सबूत भी मिल जाएंगे। मेरा मतलब है 3 साल बाद इन तमाम वीडियोस को जाया कर दिया जाएगा। मैंने कहा, मगर मैं तुम पर एतबार क्यों करूं? वो बोला, मजबूरी है तुम्हारी, एतबार तो करना पड़ेगा, यूं भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। 3 साल बाद कम से कम तुम अपने घर वालों से तो मिल सकोगे। अब अगर ये वीडियोस खुफिया एजेंसियों के हवाले हो गई तो पहले मरहले में वो तुम्हारे घर वालों को उठाकर ले जाएंगे। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, 3 साल की गैर हाजिरी का बहाना क्या होगा? वो बोला, कैद या सर पर चोट लगने की वजह से यादाश्त चले जाने का बहाना, नहीं तो तुम्हें शहादत के दर्जे पर फायज कर देते हैं। तुम्हारे घर वालों को भी आर्मी की तरफ से अच्छी खासी दौलत मिल जाएगी। यहाँ से फारिग होते ही तुम अपना आबाई इलाका छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो सकते हो। अगर अमेरिका आना चाहो तो खुशामदीद। मैं सोच में पड़ गया। उन्होंने मुझे बिल्कुल ही बेदस्तोपा कर दिया था। मुझे सोच में डूबा देखकर वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, तुम जाओ और इत्मीनान से सोचो, हमें तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। बस ये याद रखना, जिस वक्त तुमने काम करने की हामी भरी उसी वक्त से तुम्हारे 3 साल की शुरुआत हो जाएगी। मैं थके थके अंदाज में उठकर वहां से बाहर निकल आया। दरवाजे पर मौजूद मुहाफिजों ने मुझे देखते ही एकदम मेरी जानिब हथियार सीधे कर लिए थे। उनके कमांडर ने फौरन हुक्म दिया, हाथ ऊपर, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी की और आगे बढ़ गया। कमांडर ने फौरन दरवाजा खोलकर अंदर झांका। उसी वक्त मेरे कानों में एल्बर्ट की आवाज पड़ी, इसे जाने दो। कमांडर ने दरवाजा बंद करके तमाम मुहाफिजों को हथियार नीचे करने का कहा। मैं बेपरवाही से अपने कमरे की तरफ बढ़ता रहा। वहां से निकलकर मेरे लिए कोई जाए पनाह नहीं बची थी। उन्होंने मुझे इस अंदाज में घेरा था कि मैं फड़फड़ा भी नहीं सकता था। मैं बिस्तर पर गिरने के अंदाज में ढेर हो गया, ये जानते हुए भी कि यहूद व नसारा कितने अय्यार, धोखेबाज और साजिशी होते हैं। मैं बेवकूफों के अंदाज में उनकी हर बात पर अमल करता गया। मुझे फांसने के लिए उन्होंने लंबी चाल चली थी। सोहराब खान का किरदार एकदम मेरी नजरों में वाजे हो गया था। उसे बड़े तरीके और महारत से मेरे करीब भेजा गया था और मुझे मजीद इत्मीनान दिलाने के लिए उसे गिरफ्तार करके मसनूई तौर पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। हमदर्द बनकर उसने मेरे दिल में जीने की उमंग पैदा करने के साथ मुझे ये तरगीब दी कि मैं किस तरह गोरों को धोखा दे सकता हूँ, और फिर मुझे इस काम पर आमादा करते ही उसे वहां से गायब कर दिया गया। मेरी सजा पर अमल दरामद भी रोक दिया गया और जो ही मैंने काम पर आमादगी जाहिर की, एल्बर्ट ब्रूक बगैर कोई शको शुबा जाहिर किए मुझ पर यकीन करने लगा। उसका मकसद तो बस मेरे मुंह से आर्मी पर हमलों का एतराफ करवाना था। मेरे जुर्म को मजीद घिनौना बनाने के लिए उसने कर्नल कॉलिन फील्ड का किरदार भी ड्रामे में शामिल किया और मैं अहमकों की तरह उसके कहने पर चलता गया। वो मेरे हमरा बैठकर आर्मी पर हमले का हर मंसूबा बड़ी तफसील से बनाता, जिसकी वीडियो बाकायदगी से तैयार होती। फिर वो कार्रवाई किसी और के हाथों सरंजाम पाती और उसके बाद मैं कर्नल कॉलिन फील्ड के सामने इस कार्रवाई को अपने साथ मंसूब करते हुए इनाम भी वसूल करता। अगर ये वीडियोस वाकई खुफिया एजेंसियों के हाथ लग गई थीं, तो उन्हें मरकर भी मेरी बेगुनाही पर यकीन नहीं आ सकता था। आखिरी मुलाकात में तो कर्नल कॉलिन फील्ड ने मुझे वापस आर्मी में जाकर अपने लिए काम करने की दावत भी दी थी, जिसको मैंने बड़े जोशो खरोश से हामी भर ली थी। गोया मैं वापस जाकर जितनी भी कोशिश करता, अपने बड़ों को ये यकीन नहीं दिला सकता था कि मैं बेगुनाह हूँ। उन्होंने कोई पहलू भी तिश्ना नहीं रहने दिया था। इतने सबूतों की मौजूदगी में मुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन इससे पहले खुफिया एजेंसियों ने पूछगिछ के नाम पर मेरे साथ जो सलूक करना था, उसके बारे में सोचकर ही मैं कांप गया था। वतन दुश्मनों और गद्दारों के लिए इन एजेंसी वालों के दिल में रहम की रमक भी मौजूद नहीं होती। ये भी मुमकिन था कि तहकीक के बाद उन्हें मेरी बेगुनाही का यकीन आ जाता, मगर ये यकीन कितने अरसे बाद आना था और इस दौरान मुझे किन किन मराहिल से गुजरना था, इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। गद्दार न होते हुए भी मेरी जात पर ऐसा धब्बा लग जाता जिसके असरात मेरी आइंदा आने वाली नस्ल को भी सर उठाने के काबिल न छोड़ते।
اب وہ مجھے افغانستان میں موجود مجاہدین کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے، کیونکہ افغانستان میں مختلف دھڑے کام کر رہے تھے۔ امریکن، افغان، انڈین آرمی اور دہشت گرد پاکستان آرمی کے خلاف متحرک تھے۔ مجاہدین امریکن اور انڈین آرمی کے خلاف برسرے پیکار تھے۔ کچھ مقامی سردار اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، کچھ نے مجاہدین کے ساتھ الحاق کیا ہوا تھا، کچھ حکومت کے ساتھ تھے۔ ایک لمبی اور الجھی ہوئی جنگ کا حصہ بننا یقیناً دشوار تھا، لیکن پاک آرمی کے خلاف کام کرنے سے کئی گنا بہتر تھا۔ میری بے گناہی کے ثبوت البرٹ بروک کے پاس موجود تھے، اور ان ثبوتوں کے حصول تک ان کے لیے کام کرنا میری مجبوری تھی۔ اگر میں اس طرح کام نہ کرتا تو یقیناً اپنی بے گناہی کے ثبوت کبھی حاصل نہ کر پاتا۔ ان الجھن آمیز سوچوں میں پوری رات کھویا رہا، لیکن کسی واضح نتیجے پر نہ پہنچ سکا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی ایسی جگہ پر جا کر چھپ جاؤں جہاں کوئی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اکیلا آدمی ہی لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ کوئی مسلح آدمی موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے البرٹ بروک سے ملاقات کی بات کی۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، وہ اس وقت اکیلا ہی تھا۔ تو کیا فیصلہ کیا؟ میں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کوئی پاکستانی میری گولی کا نشانہ نہیں بنے گا۔ وہ تصحیح کرتا ہوا بولا، کوئی پاکستانی فوجی تمہاری گولی کا نشانہ نہیں بنے گا۔ میں نے پھر کہا، میں نے پاکستانی کہا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ بولا، کیونکہ اب تک کئی پاکستانی تمہاری گولی کا نشانہ بن چکے ہیں۔ میں نے کہا، وہ تمام دہشت گرد تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، بالکل صحیح۔ دہشت گرد کا نہ تو مذہب ہوتا ہے اور نہ وطن۔ باقی تم یہ اصرار تو کر سکتے ہو کہ پاکستان کے اندر کسی کو قتل نہیں کرو گے، لیکن افغانستان کے اندر کام کرتے ہوئے کسی ایسی شرط کے پیش کرنے کا مطلب ہے تم ہمارے لیے کام کرنا نہیں چاہتے۔ اس کی بات خلاف حقیقت نہیں تھی۔ پاک آرمی کے کسی فوجی کو افغانستان میں بھی نشانہ نہیں بناؤں گا۔ میں نے حتمی فیصلہ سنایا۔ اس نے بے جھجک اس بات میں سر ہلایا، منظور۔ اسی وقت ٹریسی کمرے سے برآمد ہو کر اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، میں تیار ہوں۔ شاباش۔ ٹریسی کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آواز بھاری تھی، لیکن ہنستے وقت اس کی آواز کافی سریلی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ آواز تبدیل کر کے بول رہی تھی۔ البرٹ نے پوچھا، کافی چلے گی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، آپ پئیں، اور میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ میں نے ان کے ساتھ کام کرنے کی حامی تو بھر لی تھی، لیکن نہ تو میرا ضمیر مطمئن تھا اور نہ میرا دماغ اس کی تائید کر رہا تھا۔ کمرے میں آ کر لیٹے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سردار صنوبر خان پہنچ گیا۔ وہ کافی دنوں بعد لوٹا تھا۔ مبارک ہو بھائی، سنا ہے ہمارے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بے تکلفی سے کہتے ہوئے وہ میرے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، کبھی کبھی ایسے فیصلے کرنا مجبوری بن جاتی ہے۔ اس نے پوچھا، کیسی مجبوری؟ شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ البرٹ نے مجھے کس طرح پھنسایا ہے۔ میں نے کہا، چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ اتنے دن کہاں غائب رہے؟ وہ بولا، اپنا تو کاروبار ہی ایسا ہے کہ کسی جگہ پر ٹک کر نہیں رہ پاتا۔ میں نے پوچھا، مجھے تمہارے زیر کمان کام کرنا پڑے گا یا البرٹ خود ہی مجھے حکم دے گا؟ وہ ہنسا، تم ایک خصوصی آدمی ہو جناب، میری کیا مجال کہ تمہیں حکم دے سکوں؟ البتہ یہ ممکن ہے کہ کبھی کبھی البرٹ صاحب کا حکم تم تک پہنچانے میں واسطہ بننا پڑے۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا کہ ایک غدار کے زیر کمان کام کرنا مجھے مزید پریشان کر سکتا تھا۔ وہ بولا، اچھا، آج تمہارے لیے ایک خاص پارٹی کا انعقاد کر رہا ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیسی پارٹی؟ وہ بولا، تھوڑا ہلہ گلا کریں گے، رقص وغیرہ سے لطف اندوز ہوں گے، گانا بجانا ہوگا، کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے گا، اور پھر اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے بیزاری سے کہا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جلدی سے بولا، واہ، اس کی ضرورت کیوں نہیں؟ ایس جیسے نشانہ باز کی آمد پر چھوٹا موٹا جشن تو بنتا ہے نا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں چپ ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر گپے ہانکنے کے بعد چلا گیا۔ رات کو حویلی میں واقعی جشن کا سما تھا۔ 5-6 رقاصائیں اور پشتوں کے 2-3 گائک بھی بلائے گئے تھے۔ سپہر ہی کو آگ کے بڑے بڑے الاؤ حویلی کے وسیع صحن میں جلا کر سالم دمبے اور بکرے بھونے گئے۔ اندھیرا چھاتے ہی گانے بجانے کی محفل شروع ہو گئی تھی۔ البرٹ بروک کے علاوہ بھی مجھے چند امریکن نظر آ رہے تھے۔ خصوصی مہمانوں کے لیے صوفہ سیٹ رکھے گئے تھے، جبکہ باقی لوگ 3 اطراف میں بچھی ہوئی چارپائیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ رقص کرنے والیوں کے لیے صوفوں اور چارپائیوں کے درمیان میں جگہ بنائی گئی تھی۔ مختلف پکوانوں سے بھرے ڈونگے اور ٹرے گانے بجانے کے دوران ہی چارپائیوں اور صوفوں کے سامنے پڑی ہوئی میزوں پر سجا دیے گئے۔ گویا ناظرین کو رقاصاؤں کے خوبصورت اجسام کو لٹکتے مٹکتے دیکھتے ہوئے کھانے کی سہولت پہنچائی گئی تھی۔ ایسی محافل میں الخبائث کی موجودگی فرض ہوتی ہے۔ ٹریسی بھی لمبوترا گلاس ہاتھ میں تھامے میرے ساتھ آن بیٹھی اور گلاس سے ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے شوخی بھرے انداز سے مجھے گھورنے لگی۔ میں اس سے بے پرواہ ناچنے والیوں کو دیکھتا رہا۔ پیشہ ور ہونے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی پلوشہ کی طرح نہیں تھی۔ ان میں سے ایک کے جسمانی خد و خال پلوشہ سے ملتے جلتے تھے، بس بال ذرا لمبے تھے۔ نین نقش پلوشہ کی طرح جاذب نہیں تھے، اور نہ وہ اتنی ماہر رقاص تھی۔ ٹریسی کی بھاری آواز نے میرے کانوں میں زہر انڈیلا، تم مسلسل اس کالے کپڑوں والی رقاصہ کو اس لیے گھورے جا رہے ہو
کہ یہ جسمانی طور پر اس جسم فروش لڑکی سے مشابہت رکھتی ہے جس نے تمہارا سودا کیا تھا، ہے نا؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا بلند کیا، ویسے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے بے باک لہجے میں پوچھا۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو، آئینہ دیکھ لو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یقین کرو میں تمہاری نام نہاد محبوبہ کی طرح جسم فروش نہیں ہوں۔ میں نے کہا تو اس جسم کو کوئی احمق ہی خرید سکتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میرے طنزیہ لہجے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ بولی، ویسے شادی شدہ ہو کر تمہیں کسی فاحشہ میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ اس کی بات سنتے ہی میں حیرت سے اچھل پڑا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں شادی شدہ ہوں؟ وہ فخریہ لہجے میں بولی، تم امریکن انٹیلیجنس کی ایک میجر سے مخاطب ہو۔ میں نے کہا اچھا، تو امریکن انٹیلیجنس کی میجر کو یہ تو معلوم ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کافی عرصہ پہلے ہی میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں۔ اس نے تصدیق چاہنے والے انداز میں کہا، اس فاحشہ کے لیے جو تمہیں بیچ کر چلی گئی تھی؟ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ امریکن لڑکی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مرد کے ساتھ جسمانی تعلق کو اتنے اوچھے نام سے ظاہر کرے۔ تم خود بھی یقیناً کئی مردوں کو نواز چکی ہوگی۔ اس نے طنزیہ ہنکار بھری غلط فہمی ہے تمہاری، ضروری نہیں کہ ہر امریکن لڑکی ایسی ہی ہو۔ میں نے کہا ایک آدھ کی پارسائی پوری قوم کی بے راہ روی کا دفاع نہیں کر سکتی، بالکل اس طرح جیسے ایک آدھ کی بے راہ روی پوری قوم کو گمراہ ثابت نہیں کر سکتی۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، فی الحال موضوع بحث وہ فاحشہ اور میں ہیں، نہ تو تمہاری قوم کی پارسائی اس کی جسم فروشی پر مٹی ڈال سکتی ہے اور نہ میری تہذیب کی آزادی مجھے میلا ثابت کر سکتی ہے۔ میں نے کہا یوں دعویٰ کرنے سے کیا حاصل؟ شاید تمہارے قریبی ساتھی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ ہو۔ میں نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اعتماد سے بولی، تمہیں تحقیق کرنے کی اجازت ہے۔ میں نے حیرانی سے اسے گھورا، کس لیے؟ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، دوستی کے لیے۔ میں نے کہا محترمہ، میں نے صرف اپنی بے گناہی کے ثبوت حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے کام کرنے کی حامی بھری ہے، یقیناً اس میں تم سے عشق کرنے کی کوئی وجہ شامل نہیں۔ وہ مسکرائی، تو کیا یہ کام تو اب بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے طنز کا ایک اور تیر چلاتے ہوئے کہا، ہاں اگر تم دنیا کی آخری لڑکی ہوئی تو۔ اس نے برا منائے بغیر پوچھا، اچھا سچ سچ بتاؤ کیا حقیقت میں تمہیں بدصورت اور بھدی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا لگ نہیں رہی، تم ہو۔ اسی وقت 3 امریکی صوفوں کو چھوڑ کر رقاصاؤں کے ساتھ ناچنے لگے۔ میری کسی بھی بات کا برا منائے بغیر وہ بولی، اچھا میرے ساتھ رقص کرنا پسند کرو گے؟ میں نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اگر ناچنا آتا تب بھی یہ حماقت نہ کرتا۔ اس نے کھڑے ہو کر میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، چلو نا۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر میں بھنے ہوئے گوشت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ ناچنے والیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پشتو ساز پر رقص کرنا کچھ زیادہ ہی آسان ہوتا ہے۔ اپنے امریکی ساتھیوں کی بجائے وہ اسی لڑکی کے ساتھ مل کر تھرکنے لگی۔ صنوبر خان نے میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، آج تو بڑی گپ شپ ہو رہی تھی؟ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، گپ شپ نہیں کر رہا تھا، جان چھڑا رہا تھا۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا، قسم سے یار ہم تو ترس رہے ہیں۔ میں استہزائی انداز میں ہنسا، تو میں کیا کروں؟ اس نے برا منایا، یہ بھی صحیح ہے۔ میں نے طنزی انداز میں کہا، سردار صاحب وہ امریکن ہے اور تم اس کے لیے کام کر رہے ہو، اپنے آقاؤں کی عزت پر نظر رکھنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس نے بلند بانگ قہقہا لگایا، یار یہ ہبشن اپنے امریکی ساتھیوں کو بھی گھاس نہیں ڈالتی۔ میں نے کہا ویسے اس ہبشن میں پرکشش لگنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ندیدے پن سے بولا، مجھے تو سر سے پاؤں تک لگتی ہے۔ میں نے ٹریسی کی طرف دیکھا، اس کے رقص کو بے ہنگم اچھل کود ہی کہا جا سکتا تھا۔ موضوع تبدیل کرتے ہوئے اس نے مجھے بے حیائی سے پوچھا، اچھا رات گزارنے کے لیے کس کا انتخاب کروں؟ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے ان خرافات سے دور ہی رکھو۔ اس نے حیرانی ظاہر کی، نہ کرو یار۔ اس کی حیرت مجھے ترغیب دینے کی غرض سے تھی۔ میں اپنی بات پر قائم رہا، یہ حقیقت ہے صنوبر خان۔ وہ بولا، تم شاید پلوشہ وزیر خان کو بھول نہیں پائے۔ میں صاف گوئی سے بولا، نہ تو میں نے اسے اس نظر سے دیکھا تھا اور نہ کبھی اس کے بارے میں کوئی غلط خیال دل میں لایا تھا۔ ایک مکروہ ہنسی اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ اتنا عرصہ اس کے قریب رہنے کے باوجود ایسا دعویٰ کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ میں نے بیزاری سے کہا، مجھے صفائیاں دینے سے چڑھ ہے۔ وہ بولا، ویسے وہ خود بھی اس معاملے میں بڑی تیز ہے، مردوں کو لبھانا اور الو بنانا تو اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ میں نے تپتے ہوئے کہا، بھاڑ میں جائے۔ وہ مزید تکرار کیے بغیر اٹھ گیا، ٹھیک ہے جگر مزے کرو، اور البرٹ بروک کی طرف بڑھ گیا۔ گھنٹے پون گھنٹے کی اچھل کود کے بعد ٹریسی دوبارہ میرے پاس آن بیٹھی۔ کیسا لگا میرا رقص؟ ماتھے پر نمودار ہوئے پسینے کے قطرے پہنچتے ہوئے اس نے داد چاہنے کے انداز میں پوچھا۔ مجھے سچ مچ ہنسی آ گئی، جیسی تم ویسے تمہارا رقص۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، تمہاری محبوبہ سے تو اچھا ہی ناچتی ہوں گی۔ میں نے کہا، میں اس کے کردار کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، ویسے تم اس کے قریب بھی نہیں تھی۔ وہ بولی، اچھا اس کا مطلب ہے اس کا تعلق ضرور کسی کوٹھے وغیرہ سے ہوگا۔ میں نے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیا معلوم کوٹھا کیا ہوتا ہے؟ وہ بولی، تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ میں امریکی انٹیلیجنس کی میجر ہوں اور پاکستان آنے سے پہلے یہاں کے لوگوں اور تہذیب و ثقافت کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کر چکی ہوں۔ میں نے کہا، ویسے سچ کہوں تو مجھے تم البرٹ بروک کی محافظ لگتی ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، وہ میرا ہم رینک ہے
गो मुझसे 2-3 साल सीनियर है, लेकिन है वो भी मेजर। मैं कोल्ड ड्रिंक का ग्लास भरकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। वो प्रोग्राम रात गए तक जारी रहा। इस दौरान ट्रेसी मेरी नागवारी जाहिर करने के बावजूद वहीं बैठे जबरदस्ती मेरे साथ गप्पे हाँकती रही। प्रोग्राम के अख्ताम पर अमरीकी अपनी पसंद की रक्कासा को पकड़कर अपने कमरों का रुख करने लगे। ट्रेसी ने मुस्कुराकर कहा, एक लड़की तो तुम्हारे हिस्से में भी आ रही है। उसका इशारा बच जाने वाली रक्कासा की तरफ था। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, तुम ही काफी हो। वो जैसे खिल उठी, सच? मैंने कहा, हाँ, लानत भेजने के लिए। वो बोली, मैं जानती थी तुम्हारे भौंडे मजाक को। मुंह बनाते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी खुली डुल्ली दावत के बावजूद मुझे यकीन था कि उसकी दावत बस दिखावा ही है। अगले दिन दोपहर को मेरी आंख खुली थी। नाश्ते का वक्त गुजर चुका था। मुलाजिम मेरे लिए दोपहर का खाना ले आया। खाने से फारिग होकर मैं चाय पी रहा था कि एल्बर्ट ट्रेसी के हमरा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि उसे अपने कमरे में मैं पहली बार देख रहा था। वो लकड़ी की कुर्सी पर नशिस्त संभालते हुए बोला, मिस्टर जीशान, हम जरा अलाम खेल तक जा रहे हैं। परसों वापसी होगी, उसके बाद इकट्ठे अफगानिस्तान की जानिब कूच करेंगे। ट्रेसी बेतकल्लुफी से मेरे साथ चारपाई पर बैठ गई। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हवेली में पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। उसने नफी में सर हिलाया, ऐसा मुनासिब नहीं। मैंने हैरानी जाहिर की, क्या मतलब? वो बोला, दरअसल वहाँ चंद कबायलों के सरदार इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, और यकीनन तुम ऐसी किसी भी महफिल का हिस्सा बनना पसंद नहीं करोगे। मैंने तायदी अंदाज में सर हिला दिया, सही। ट्रेसी ने मजाहिया अंदाज में कहा, अगर पसंद करोगे तो मैं तुम्हारे लिए रुक सकती हूँ। मैंने कहा, कोशिश करना कि अलाम खेल से ही अफगानिस्तान चली जाओ, मैं एल्बर्ट के साथ आ जाऊंगा। मेरी बात पर एल्बर्ट ने जोरदार कहा लगाया। ट्रेसी के चेहरे पर भी खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई। एल्बर्ट ने कहा, वैसे ट्रेसी वॉलकर की तरफ से दी गई दावत ठुकराना कुफराने नेमत ही तो है। ट्रेसी ने यकीन भरे अंदाज में कहा, यह सिर्फ अनजाने में बेवकूफी का मर्तकब हो रहा है। मैंने कहा, मैं बेवकूफ ही भला। वो बोली, वक्त आने पर पता चल जाएगा। एतमाद भरे लहजे में कहते हुए ट्रेसी खड़ी हुई और वो दोनों अलविदाई मुसाफा करके वहां से निकल गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद सनोबर खान भी मुझे मिलने के लिए आ गया। कमांडर बहादुर खान भी उसके हमरा था। चंद मिनट गपशप करके वो कमांडर बहादुर खान को मेरे बारे में बताने लगा कि अब वहाँ पर मेरी हैसियत एल्बर्ट साहब के खुसूसी नुमाइंदे की सी है। इस लिहाज से उनके लिए जरूरी था कि वो मेरी हर बात को अहमियत देते। अलविदाई मुसाफा करते हुए उसने भी वही बातें दोहराई जो उससे पहले एल्बर्ट मुझे बता चुका था। पाक आर्मी के खिलाफ तय की जाने वाली हिकमत अमली में वो मुझे शामिल नहीं करना चाहते थे। गो ये बात मेरे दिल पर एक बोझ ही थी कि मैं उन लोगों के हमरा था जो फौज के खिलाफ मुतहर्रिक थे। गो मैं बेबस था, मगर ये दलील मुझे दहशतगर्दों के साथ देने पर मुतमईन नहीं कर सकती थी। मेरी जिंदगी भी अजीब गोरख धंधा बन गई थी। मुझे इस अंदाज में फांस लिया गया था कि मेरे लिए कोई चुनाव नहीं बचा था। अलबत्ता जान की कुर्बानी देकर मैं इस आजमाइश से बच सकता था। शायद औरंगजेब साहब को मेरी बेगुनाही का यकीन आ जाए। एक उम्मीद भरी सोच मेरे दिमाग में उजागर हुई, लेकिन उसके साथ ही ये रूह फरसा ख्याल मेरे दिमाग में जागा कि अगर मेरी वीडियोस खुफिया एजेंसियों के हाथ चढ़ गईं तो औरंगजेब साहब मेरी मदद करने के काबिल नहीं रहेंगे। मुझे हर तरफ अंधेरा और नाउमीदी ही नजर आ रही थी। अजियतनाक सोचों से जान छुड़ाने के लिए मैं कमरे से बाहर निकलकर हवेली के सहन में आ गया। रात वाले जश्न की बाकियात की सफाई कर दी गई थी। मैं हवेली का जायजा लेने लगा। हवेली को तकरीबन पुराने तर्ज तामीर के मुताबिक ही बनाया गया था, बस चंद छोटी मोटी तब्दीलियां ही की गई थी। दाखिली दरवाजे पर एक आदमी गोद में क्लैशन रख कर कुर्सी पर बैठा था। सामने की जानिब जहां जुनूबी और मशरकी दीवार मिल रही थी, वहां दीवार की बुलंदी पर एक मोर्चा बना था और उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इसी तरह एक मोर्चा शुमाल मगरिबी दीवार के संगम पर बना हुआ था। उस वक्त मुझे वो भी खाली नजर आया। यकीनन वहां रात के वक्त ही संतरी मौजूद होते थे। अलबत्ता सनोबर खान की मौजूदगी में मुझे वहां दिन को भी संतरी नजर आते थे। सनोबर खान के जाते ही संतरी ढीले हो जाते। मैं शाम का अंधेरा फैलने तक हवेली में घूमता रहा। अंधेरा होते ही मैं वापस कमरे में आ गया। एक आदमी मेरे लिए खाना लेकर आया। भूख न होने के बावजूद मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और आराम करने लेट गया, मगर आराम मेरी किस्मत में नहीं था। फायर की आवाज ने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया। मैं फौरन कमरे से निकला। उसी वक्त मेरे कानों में एक करख्त आवाज गूंजी, अगर हरकत की तो जान से जाओगे। एक लम्हे के लिए लगा कि ये मुझे कहा गया है, मगर फिर सहन में होने वाली तेज रोशनी में मुझे जुनूबी दीवार के साथ एक आदमी हाथ उठाए खड़ा नजर आया। उसने चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। यकीनन उसने जुनूब मगरिब की जानिब से हवेली के अंदर घुसने की कोशिश की थी और उसकी बदकिस्मती कि उस पर संतरी की नजर पड़ गई थी। उस आदमी का रुख मेरी जानिब ही था और उसके जिस्मानी खद्दोखाल मेरी धड़कनों को बेरब्त कर रहे थे। फायर की आवाज और संतरी के ललकारने पर तमाम लोग हथियार सौंते बाहर निकल आए थे। मैं भी उसी तरफ बढ़ गया। अंदर घुसने वाले ने संतरी के हुक्म पर अपनी क्लैशनकोफ नीचे फेंक दी थी। कमांडर बहादुर खान के इशारे पर एक आदमी ने आगे बढ़कर नीचे पड़ी क्लैशनकोफ उठाई और उसके साथ ही उसके चेहरे पर लिपटा कपड़ा खोल दिया। मेरा दिल जोर से धड़का, गोया हल्क के रास्ते बाहर आ जाएगा। वो पलवशा थी, वही बेखौफ चेहरा और बेनियाजाना अंदाज।
वो अपनी मोटी मोटी आंखों से मुझे घूर रही थी। डर उस लड़की के चेहरे पर जाहिर होता है जिसके पास खोने को कुछ हो। इस फाहिशा को किस चीज का खौफ और डर होगा? लड़कियां इज्जत जाने की वजह से डरती हैं और इसने अपनी इज्जत हथेली पर रखी है। यकीनन बहादुर खान के आदमियों को नवाज कर ये अपनी जान आसानी से छुड़ा लेगी। मेरे दिमाग ने हकीकत के मुताबिक तज्जिया किया था। बहादुर खान मुझे मुखातिब हुआ, अरे वाह, ये तो अपनी दिल जानी है। यकीनन इसे मालूम हो गया है कि सरदार सनोबर खान और SS की सुलह हो गई है। अब इससे पहले कि तुम इसके खिलाफ कोई कदम उठाओ, ये खुद ही तुम्हारा खात्मा करने पहुंच गई है। मेरा दिमाग इस हालत में नहीं था कि बहादुर खान को जवाब दे सकता। मुझे खामोश पाकर बहादुर खान अपने आदमियों को बोला, इसे अंदर बांध दो, मैं थोड़ी देर तक तफ्तीश का आगाज करता हूँ, मेरे बाद तुम्हारा नंबर पड़ेगा। उसका गलाजत भरा अंदाज उसके मकरू इरादे को जाहिर कर रहा था। यूं भी पलवशा के बारे में अपने दिल में छुपी गलाजत वो एक बार पहले भी मेरे सामने जाहिर कर चुका था, लेकिन मैं उसे या उसके आदमियों को ऐसा कुछ भी करने की इजाजत नहीं दे सकता था। पलवशा जितनी भी बदकिरदार होती, मेरे सामने उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता था, चाहे इस बारे में उसकी अपनी मर्जी और ख्वाहिश ही क्यों न शामिल होती। मैंने अपनी हैसियत का फायदा उठाने में एक लहजा भी नहीं लगाया था। इसे बांध दो, मैं खुद तफ्तीश करूंगा। बहादुर खान ने रूखे लहजे में कहा, ये हमारा जाती मामला है मोहतरम। मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, ये मेरी दुश्मन है, इसके साथ मेरा काफी हिसाब किताब रहता है। बहादुर खान ने एक दरमियान का रास्ता निकाला, ठीक है, इस बात का फैसला सरदार खुद ही आकर करेगा। उसके आदमी पलवशा को बाजुओं से पकड़कर उसी कमरे की तरफ बढ़ गए जहां चंद दिन मैंने गुजारे थे। बहादुर खान, तुम सनोबर खान की वापसी की बात कर रहे हो, जबकि मैं एक लम्हा भी इंतजार नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते इस लड़की के बारे में मेरे दिल में कितनी नफरत है। उसने मकरूल लहजे में कहा, तो फिर एक ही हल है, छोड़ो पूछगिछ को, इकट्ठे ही बहती गंगा में हाथ धोते हैं। मैंने कहा, ऐसा जो भी ख्याल तुम्हारे दिल में है उसे भूल जाओ। मैं इसे कत्ल तो कर सकता हूँ, लेकिन किसी को ये इजाजत नहीं दे सकता। बहादुर खान बिगड़ गया, मेरा ख्याल है हम तुम्हारे जेरे कमान नहीं है। मैंने कहा, शायद तुम्हें सरदार सनोबर खान की बात भूल गई है। तीखे लहजे में कहते हुए मैं उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां वो पलवशा को ले गए थे। बहादुर खान ने भी बादल नखास्ता मेरे पीछे कदम बढ़ा दिए। पलवशा के हाथ उन्होंने छत से लटकती जंजीर से बांध दिए थे। बांधने वाले शायद उससे छेड़छाड़ की कोशिश करते, मगर हमारे कदमों की चाप सुनकर वो एक जानिब होकर खड़े हो गए। पलवशा सबसे बेनियाज मुझे घूर रही थी। वो मेरी मुजरिम थी। उसने मेरे अरमानों का खून किया था, मुझे धोखा दिया था, मेरा सौदा करके पैसे खरे किए थे। उसकी वजह से मैं पाक आर्मी की नजर में मुजरिम बनने वाला था। उसने मुझे ऐसी अजियत और ऐसी तकलीफ पहुंचाई थी जिसका दरमान मुमकिन नहीं था। नपे तुले कदम रखता हुआ मैं उसके सामने जाकर रुक गया। उसकी गहरी आंखों में अजीब तरह की जासियत भरी थी। दांत पीसते हुए मैंने मुंह से जहर उगला, तो 15 लाख खत्म हो गए हैं या सरदार सनोबर खान की आगोश को भुलाने में नाकाम हो गई हो। वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर जासियत भरी नजरों से मुझे घूरती रही। मैंने कहा, कुछ पूछा है मैंने। दिल पर जबर करते हुए मैंने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया, जवाब दो। चटाख की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। उसके चेहरे पर मेरी उंगलियों के निशान बने साफ नजर आ रहे थे। थप्पड़ से उसके होंठ भी फट गए थे। एक जानिब खून थूक कर उसने दोबारा मेरी आंखों में आंखें डाल दी। उसके गलीजाना अफाल को याद करके मैंने दिमाग में भरी हुई नफरत को दिल की तरफ धकेला और इसमें वक्ती तौर पर कामयाब भी रहा। बताओ क्यों आई हो यहाँ? और मैंने उसे एक और थप्पड़ रसीद किया। उसकी खामोशी पर मेरा गुस्सा बढ़ गया था। कुछ पूछ रहा हूँ मैं। उसे गिरबान से पकड़ते हुए मैंने नीचे झुकाया और उसके साथ ही मेरा घुटना जोरदार अंदाज में उसके पेट में लगा। वो कर्बनाक अंदाज में कर रहा ही, बताओ मुझे क्यों आई हो यहाँ? क्यों किया तुमने मेरा सौदा? है कोई जवाब? मैंने उस पर लातों और घूसों की बारिश कर दी। वो ताबड़तोड़ हमले बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। हाथ ढीले छोड़ते हुए वो जंजीर के साथ झूल गई। बहादुर खान ने फौरन मुझे बाजुओं से पकड़कर पीछे खींचा। इसे मार दोगे भाई साहब? मैं एकदम होश में आ गया था। वो बेहोश हो चुकी थी। जंजीरों में जकड़े हुए हाथों की वजह से वो नीचे तो नहीं गिरी थी, अलबत्ता उसके घुटने फर्श से टकरा रहे थे। मैंने एक आदमी से कहा, पानी लेकर आओ। उस आदमी के वापस आने तक मैं अपने चढ़े सांसों पर काबू पाता रहा। वो पानी का जग लेकर वापस लौटा। उसके हाथ से पानी का जग लेकर मैं पलवशा के चेहरे पर उलट दिया। उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। एक दो लम्हा उसी हालत में जंजीरों से लटके रहने के बाद वो लड़खड़ाती हुई खड़ी हो गई। उसके बदन में होने वाली लर्जिश वाज़े नजर आ रही थी। एक बार फिर मेरा दिल बगावत पर उतर आया, लेकिन दिमाग उसे कमजोरी जाहिर करने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। मैं उसके करीब खड़ा था। कुछ पूछा है मैंने। दिल की तरफ से तसलसल से दोहराई जाने वाली नरमी की दरखास्त को दरखोर एतना न जानते हुए मैंने गजब भरे लहजे में पूछा। मेरे दाएं हाथ ने एक बार फिर उसके बालों को गिरफ्त में लिया। उसकी आंखों की गहराई में जवार भाटा उठा। बहादुर खान की तरफ रुख करके मैंने तमाम को बाहर निकलने का इशारा किया। चलो। मेरे हमरा कदम बढ़ाते हुए उसने तंजिया लहजे में पूछा, बस हो गई तफ्तीश? मैंने कहा, जब कह दिया है कि इस बारे में तुम में से कोई कुछ नहीं कहेगा तो यकीनन तुम्हारा बोलना नहीं बनता। वो बोला, मुझे तो खामोश करवा लोगे, मगर सरदार सनोबर खान ने जिस तरह की तफ्तीश करनी होगी वो यकीनन तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इत्मीनान भरे लहजे में मैंने कहा, इस मामले में सरदार की भी कोई बात नहीं सुनूंगा।
मैंने दरवाजा ताला किया और चाबी जेब में डाल ली। दरवाजे को खुला छोड़कर मैं बहादुर खान के आदमियों को कोई मौका नहीं देना चाहता था कि वो पलवशा के साथ कोई हरकत करें। पलवशा के हाथों में पड़ी जंजीर के ताले की चाबी भी उनसे लेकर मैंने जेब में डाल ली थी। बहादुर खान मुझे तो कुछ नहीं कह सकता था, अलबत्ता अपना एक आदमी उसने पलवशा के कैद खाने के सामने खड़ा कर दिया था। मैं अपने कमरे में पहुंचकर बेकरारी से टहलने लगा। मुझे 1% भी अंदाजा नहीं था कि पलवशा मुझसे यूं टकरा जाएगी। उसे मिलने की कितनी ख्वाहिश थी मेरे दिल में। मेरे पास सवाल ही खत्म हो गए थे। उसकी वहां आमद का मकसद भी मालूम नहीं था। इस बारे में जब तक वो खुद जबान न खोलती मैं उससे कुछ नहीं उगलवा सकता था। खुद पर जबर करते हुए उस पर जितना तशद्दुद मैं कर सकता था कर चुका था। इससे मजीद उसे मैं भी कुछ नहीं कह सकता था। खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए मैं अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी आंखों में पानी भर गया था। मेरी बेचैनी में एकदम इजाफा हुआ और मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगा। शायद वो भूखी हो, उसे प्यास लगी होगी। हो सकता है कपड़ों के गीला होने की वजह से उसे सर्दी लग रही हो। क्या सारी रात बुलंद हाथ किए खड़ी रह सकेगी? मुख्तलिफ किस्म के अजियतनाक सवाल मेरी सोचों में सरसराने लगे। अगर सनोबर खान ने वापस आकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाना चाहा तो क्या मैं उसे रोक पाऊंगा? और इसका जवाब नफी में था। मेरे लिए एक साथ इतने ज्यादा आदमियों का मुकाबला करना मुमकिन न होता। काफी देर सर खपाने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि उसे फरार करा देने में भलाई थी। 2 दिन बाद मैंने यूं भी अफगानिस्तान रवाना होना था। फिर नामालूम कब वापसी होती, मैं जिंदा भी रह पाता या नहीं। बेहतर यही था कि उसके साथ एक आखिरी एहसान करता जाता। बाद में सनोबर खान या एल्बर्ट पार्टी जो भी बकवास करती, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक नतीजे पर पहुंचते ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला और बरामदे में चलता हुआ मतलूबा कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे से बाहर बहादुर का मुकर्रर किया हुआ संतरी पिस्तौल से खेल रहा था। मैंने एक लम्हे में उस पिस्तौल को पहचान लिया। वो वही पिस्तौल था जो पलवशा ने कबील खान से छीना था और अब पलवशा से उसके हाथ चढ़ गया था। क्लैशनकोफ उसने कंधे से लटकाई हुई थी। मुझे कैद खाने की तरफ बढ़ते हुए देखकर वो चौकन्ना हो गया। मेरे करीब पहुंचते ही वो मोहतात अंदाज में बोला, कमांडर बहादुर खान ने हुक्म दिया है कि कोई आदमी पलवशा से न मिले। मैंने कहा, क्या उसने मेरा नाम भी लिया है? उसने जोर शोर से कहा, जी जनाब। मैंने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया और फिर एकदम झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर मैंने सूरत से उसकी गर्दन अपने दाएं बाजू की गिरफ्त में लेते हुए मखसूस अंदाज में दबा दी। उसका बेहोश जिस्म मेरे हाथों में झूल रहा था। उसे एहतियात से जमीन पर लिटाकर मैं खड़ा हो गया। उसके हाथों से पिस्तौल लेना मुझे नहीं भूला था। मेरे पास वक्त बहुत कम था। किसी भी वक्त बहादुर खान का कोई आदमी उस तरफ रुख करके मेरे काम में रुकावट डाल सकता था। दरवाजा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ। वो उसी हालत में खड़ी थी जैसे मैं उसे छोड़कर गया था। दरवाजा खुलने की आहट पर वो उस तरफ मुतवज्जे हो गई। मेरे अंदर दाखिल होने पर उसके चेहरे पर बेचैनी के आसार नमूदार हुए और उसकी नजरें एक बार फिर मेरे चेहरे का तवाफ करने लगी। मेरे पास सवाल जवाब का वक्त नहीं था। उसकी रेशमी कलाइयों को जंजीर से आजाद करवाकर मैंने पिस्तौल उसकी जानिब बढ़ाते हुए बेगाने लहजे में कहा, बाहर मौजूद संतरी को मैंने बेहोश कर दिया है। बरामदे से निकलते ही दाएं जाने मुड़ जाना और कोशिश करना किसी आदमी का सामना न हो। पिस्तौल मेरे हाथ से लेकर वो दुखी नजरों से मुझे घूरने लगी। शायद थोड़ी देर पहले होने वाले तशद्दुद का गिला कर रही थी। उसकी नजरों की ताब न लाकर मैं नीचे देखने लगा। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो एकदम मुड़ी और बाहर निकल गई। मैं बस उसकी पुश्त को घूरता रह गया। मेरी जिंदगी का एक और बाब बंद हो गया था। मैं थके थके अंदाज में वहीं खड़ा रहा। दिल बार बार एहतजाज करते हुए उसे रोकने की जिद कर रहा था, लेकिन दिमाग ऐसी किसी भी बेवकूफी के लिए तैयार नहीं था। अचानक मेरे कानों में तड़तड़ाहट की आवाज गूंजी। मैं ख्यालों की दुनिया से निकलता हुआ बाहर की तरफ भागा। संतरी की क्लैशनकोफ मुझे गायब नजर आई। यकीनन वो पलवशा के हाथ चढ़ गई थी। उसके साथ ही मुझे संतरी की गर्दन गैर मामूली तौर पर पीछे की तरफ मुड़ी हुई नजर आई। जाते जाते वो मेरे लिए जवाबदही मुश्किल बना गई थी। फायरिंग की आवाज तेज हो गई थी। मैं झुके झुके अंदाज में बाहर निकला। पलवशा मुझे जुनूबी दीवार के साथ बने एक कमरे की आड़ में दाखिली दरवाजे के ऊपर बने मोर्चे वाले संतरी से फायरिंग का तबादला करती नजर आई। उसी वक्त एक अंदरूनी कमरे से कमांडर बहादुर बाहर निकलता हुआ आया। उसने हाथों में क्लैशनकोफ थामी हुई थी। उसकी जगह से पलवशा को निशाना बनाना निहायत आसान था। उसे क्लैशनकोफ सीधी करते देखकर मैं तड़प कर आगे बढ़ा। गोली मत चलाना। मैं उसके सामने आ गया। वो धाड़ा, हट जाओ जवान। मैंने करीब होते हुए एकदम उसकी क्लैशनकोफ की बैरल पर हाथ डाला। अगले ही लम्हे क्लैशनकोफ मेरे हाथों में थी। बहादुर खान को मेरी ये जसारत पसंद नहीं आई थी। उसने गालियां बकते हुए मुझ पर हल्ला बोल दिया। एक जानिब हटते हुए मैंने उसके कूल्हों पर एक ठोकर रसीद की। वो चंद कदम भागते हुए मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। एक लम्हा भी जमीन पर लेटे बगैर वो दोबारा खड़ा हुआ और गालियां बकते हुए मेरी जानिब बढ़ा। अचानक मेरे कानों में पलवशा की तेज चीख आई। मेरा दिल खौफ से भर गया था। मैंने उसकी जानिब नजरें दौड़ाई। वो नीचे गिर गई थी। यकीनन उसे गोली लग गई थी। मेरे दिमाग में एकदम सुर्ख चादर तन गई।
बगैर एक सेकंड जाया किए मैंने क्लैशनकोफ की बैरल का रुख बहादुर खान के सर की तरफ मोड़ा और ट्रिगर दबा दिया, वरना मेरा उसे कत्ल करने का 1% भी इरादा नहीं था। मोर्चे की तरफ से अब तक फायर की आवाज आ रही थी। घुटना नीचे टेकते हुए मैंने मोर्चे के होल पर शिस्त बांधी जहां से क्लैशनकोफ की बैरल झांक रही थी। उस बेवकूफ ने मोर्चे के अंदर चलने वाली रोशनी को भी बुझाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मुसलसल 2 बार ट्रिगर दबाकर मैंने मोर्चे वाले सूरमा को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया और पलवशा की तरफ भाग पड़ा। वो होश में थी, उसकी दाईं टांग से खून बह रहा था। गोली उसकी रान की जड़ में लगी थी। मैंने फौरन दाएं बाएं देखा। चंद कदम के फासले पर पड़ी लाश के सर से बंधी पगड़ी खोलकर एक लंबी पट्टी फाड़ी और पलवशा की टांग पर लपेटने लगा। उसकी टांग से भल भल बहता खून देखकर मुझ पर घबराहट तारी होने लगी थी। वो आंखें बंद करके कराहती रही। हालांकि वो बहुत हौसले और बर्दाश्त वाली थी, लेकिन उस वक्त बर्दाश्त का दामन उसके हाथ से छूट गया था। बल्कि थोड़ी देर पहले मेरे तशद्दुद करने पर भी उसने खासी कमजोरी दिखाई थी। हालांकि इससे पहले वो ऐसी नहीं थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिमाग माऊफ हुआ जा रहा था। मेरी समझ में कोई लाया अमल नहीं आ रहा था। मैंने हवेली के सहन में नजरें दौड़ाई। एक लाश दाखिली दरवाजे के साथ और दूसरी सहन के वस्त में पड़ी थी। तीसरी लाश बहादुर खान की थी जो बरामदे के सामने थी। इसी तरह एक लाश उस संतरी की थी जिसे मैंने बेहोश किया था और बाद में पलवशा ने उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। 5वीं लाश मोर्चे के अंदर मौजूद उस आदमी की थी जिसे खत्म करने के लिए मैंने आदत के बरक्स इकट्ठी 2 गोलियां चलाई थी, क्योंकि उस वक्त पलवशा की चीख सुनकर मुझसे जरा भी ताखीर बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। सनोबर खान बहादुर खान के ज़ेरे कमान 4 आदमी हवेली में छोड़ गया था। 5वां खुद बहादुर खान था और पलवशा की वजह से वो 5 लाशों की सूरत में बिखरे पड़े थे। अब वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। सनोबर खान तक पलवशा की गिरफ्तारी की बात पहुंच गई थी, इसलिए मैं इन अमवात को किसी नामालूम हमलावर के खाते में भी नहीं डाल सकता था। गो मुझे यकीन था कि इन मरने वालों की अहमियत इतनी ज्यादा नहीं थी कि उनकी वजह से एल्बर्ट ब्रूक मुझे सनोबर खान के हाथों कोई नुकसान पहुंचने देता। लेकिन उस वक्त मेरे लिए पलवशा मुसीबत बन गई थी। न तो वो अकेली कहीं जा सकती थी और न मैं उसे वहीं रहने दे सकता था। उसके तमाम अफाल के बावजूद वो अब भी मेरे लिए अहम थी। मुझे उसका मरना किसी तौर भी कबूल नहीं था, बल्कि उसकी टांग में गोली लगने की जितनी तकलीफ मुझे हो रही थी शायद खुद भी उसे न हो। मैं तशवीश भरे अंदाज में उसे तड़पते देख रहा था। मैं जानता था कि जूं वक्त गुजरता जाता जख्म ने फोड़े की शक्ल इख्तियार करते जाना था। हमेशा गोली लगते वक्त जरा सी जलन और दर्द होता है और जूं जख्म ठंडा होता जाता है तकलीफ में इजाफा होता है। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि गोली अब तक उसके जिस्म के अंदर थी। अचानक मेरे जहन में वहां पड़े इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बक्स का ख्याल आया और मैंने भागकर एनेक्सी का रुख किया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का बक्स तलाश करते हुए मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। बक्स खोलकर मैंने अंदर निगाह दौड़ाई और अपने काम की दवाई ढूंढने लगा। एक स्नाइपर को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की बाकायदा तरबियत दी जाती है। मतलूबा दवाइयों को देखकर मेरी आंखों में इत्मीनान झलकने लगा। मैं बक्स उठाकर बाहर निकलने लगा, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि पलवशा की रान में लगने वाली गोली निकालने के लिए लाजमी तौर पर किसी आरामदेह जगह की जरूरत थी और ऐसी आरामदेह जगह उस इनेक्सी से बढ़कर कोई नहीं थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग में आया कि उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं। यकीनन अंगूर अड्डे में ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा, मगर उसके साथ ही मुझे ख्याल आया कि उसे तकरीबन रान की जड़ में गोली लगी थी और वहां से गोली निकालने के लिए उसका बेपर्दा होना लाजमी था और किसी खातून डॉक्टर का वहां मिलना मुश्किल था। उसकी बेराहरवी का यकीन होते हुए भी मैं उसकी इज्जत को उतना ही कीमती समझूंगा जितना किसी भी चाहने वाले के दिल में इज्जत और हुर्मत का ख्याल छुपा होता है। मैं भागकर बाहर निकला और उसकी तरफ बढ़ गया। वो दीवार से टिक लगाकर आंखें बंद किए बैठी थी। मैंने बगैर किसी ताखीर के एक हाथ उसके घुटनों के नीचे और दूसरा हाथ उसके कंधों के पीछे से गुजार कर उसे ऊपर उठा लिया। जैसे ही उसे लेकर मैं सीधा हुआ, उसके मुंह से एक तेज कर्रा खारिज हुई। यकीनन टांग को जरा सा हिलाने पर भी दर्द की शदीद लहर ने उठना था। उसे उठाकर मैं इनेक्सी के अंदर ले आया और अंदरूनी कमरे में आरामदेह बेड पर लेटा दिया। 2 तकिए उसके सर के नीचे रखकर मैं बाहर निकल आया। उसकी रान से गोली निकालने के लिए मुझे किसी बारीक धार वाले चाकू छुरी की तलाश थी। छुरी की बजाय मुझे जिस्म से गोली निकालने वाला मखसूस आला कमांडर बहादुर खान के कमरे में पड़ी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बक्स में पड़ा नजर आया। यूं भी उनका रोजमर्रा ही ऐसा था जिसमें गोली लगना मामूल की बात थी। मैं वापस एनेक्सी में आ गया। गोश ये काम मुझे पहली बार करना पड़ रहा था, लेकिन इस बारे में मैंने तरबियत हासिल कर रखी थी। खुसूसी स्नाइपर कोर्स और कमांडोज के साथ होने वाले कोर्स में मुझे जिस्म में पेवस्त गोली को निकालने के बारे में बहुत बारीक बीनी से समझने का मौका मिला था। पलवशा का कराहना जारी रहा। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे कदमों की चाप सुनकर ही उसने कराहना शुरू किया था। मैंने सोचा क्या ये मेरी हमदर्दी हासिल करने का कोई बहाना है, लेकिन उसे मेरी हमदर्दी हासिल करने की क्या जरूरत। जो वो मेरे साथ कर चुकी थी, उसके बाद मुझसे ताल्लुकात बहाल करने की कोई सूरत निकालना उसकी बेवकूफ़ी ही थी। बेड पर बैठते ही मैंने सबसे पहले उसकी रान के साथ बंधी हुई पट्टी खोली।
پٹی کھولنے کے بعد مراحل بہت دشوار تھے۔ سب سے پہلے تو اس کے زخم کو کھول کر دھونا ناقابل عمل لگ رہا تھا۔ اگر پہلے کبھی ایسی صورتحال پیش آتی تو مجھے اتنی مشکل پیش نہ آتی، کیونکہ اس وقت خون کو روکنا سب سے ضروری تھا۔ ابتدائی طبی امداد کا پہلا اصول ہی خون کے بہاؤ کو روکنا ہوتا ہے۔ ایک صاف چادر لے کر میں نے اس کے پیٹ سے لے کر رانوں تک بچھائی اور اسپرٹ سے اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ اسپرٹ زخم میں بہت زیادہ جلن پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر اذیت بھری کراہیں نکلی۔ زخم صاف کر کے میں نے گولی کو پکڑ کر باہر کھینچنے والا چمٹا نما آلہ اسپرٹ سے دھویا۔ اس کی ران کے نیچے تکیہ رکھ کر میں نے دل ہی دل میں اللہ پاک کو یاد کیا۔ زخم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر کیسی تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ بات الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ اگر وہ تکلیف کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے اچھلنا شروع کر دیا تو یقیناً وہ زیادہ زخمی ہو سکتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں رسی کی تلاش میں نیکسی سے باہر نکلا اور رسی ڈھونڈ کر میں نے بیڈ کے نیچے سے رسی گزار کر اسے مضبوطی سے جکڑا۔ وہ خاموشی سے مجھے یہ سب کرتا دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ گولی نکالنے والا آلہ فورسپ دوبارہ ہاتھوں میں تھام کر میں نے زخم میں گھسیڑا۔ گو میرا دل کانپ رہا تھا، مگر میں نے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پا لیا تھا۔ وہ کمزوری دکھانے کا وقت نہیں تھا۔ پلوشا نے سختی سے دانت پر دانت جما کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کا سارا جسم تشنج کے مریض کی طرح اکڑ کر لرزنے لگا تھا۔ اگر میں نے اسے باندھنا ہوتا تو وہ یقیناً خود کو زیادہ زخمی کروا دیتی۔ اس کی تیز کراہوں سے بے پرواہ بنتے ہوئے میں نے گولی ٹٹول کر آلے کے منہ میں تھامنے لگا۔ بظاہر بہت عام اور آسان لگتا ہے، سننے والوں کو کبھی بھی اس تکلیف اور اذیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا جو زخمی پر گزر رہی ہوتی ہے۔ گولی کو آلے میں پھنسا کر میں نے احتیاط سے باہر کھینچا۔ پلوشا مٹھیاں بھینچ کر اس درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گولی زخم سے باہر نکلتے ہی اس نے سختی سے روکا ہوا سانس ایک آہ کی ساتھ خارج کیا اور بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ زخم سے خون بہت تیزی سے نکلنے لگا تھا۔ میں نے دوبارہ زخم کو اسپرٹ سے دھویا اور پایوڈین سے روئی تر کر کے زخم کے منہ پر لگا دی۔ خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے میں نے کافی زیادہ پٹی تہ کر کے زخم کے منہ پر دبا دی تھی۔ پٹی باندھنے سے پہلے اسے رسیوں کی گرفت سے آزاد کرانا ضروری تھا۔ اسے رسیوں سے آزاد کر کے میں نے چوڑی پٹی زخم پر لپیٹی اور ایک پین کلر کا ٹیکا تیار کرنے لگا۔ ایک اینٹی بایوٹک انجیکشن میں نے اس کے دائیں بازو کی رگ میں بھی لگا دیا۔ پٹی باندھ کر میں نے اس کی ران سے نکلنے والی گولی دیکھی اور حیران رہ گیا، کیونکہ وہ پستول کی گولی تھی، جبکہ میرے خیال کے مطابق تو اسے کلیشنکوف کی گولی لگی تھی۔ مورچے سے پلوشا کی آڑ تک کے لمبے فاصلے سے پستول کی گولی کا پلوشا کی ران میں اتنی گہرائی میں اترنا میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ پستول کی گولی 20-25 گز کے بعد اپنی طاقت کھونے لگتی ہے اور 100 گز کے فاصلے سے تو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا سکتی، جبکہ جس مورچے سے وہ گولی چلائی گئی تھی اس کا فاصلہ 100 گز سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھا۔ ایک دو لمحہ سوچنے کے بعد میں نے سر جھٹک کر اس فالتو کی سوچ کو دور بھگایا۔ پلوشا کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں صاف ستھرے بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے کی الماری کھولنے پر مجھے زنانہ لباس لٹکے نظر آئے جو لازماً میجر ٹریسی والکر کے تھے۔ ایک سوٹ الماری سے باہر نکال کر میں پلوشا کو مخاطب ہوا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم کپڑے تبدیل کر لو۔ میں کمرے سے باہر نکل کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں مجھے دودھ کے پیکٹ پڑے نظر آئے۔ وہیں ایک الماری میں مجھے اوولٹین بھی نظر آ گئی۔ 3-4 چمچ اوولٹین کے دودھ میں ڈال کر میں نے اچھی طرح چمچ ہلایا اور گرم دودھ شیشے کی جگ میں ڈال کر پلوشا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ 3-4 تکیے اکٹھے رکھ کر میں نے اسے بازو سے تھام کر تکیوں سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ حالانکہ وہ خود بھی اٹھ کر بیٹھ سکتی تھی، لیکن میں نے اسے خود پکڑ کر بٹھا دیا۔ تکیے درست کر کے میں نے اوولٹین ملے دودھ کا گلاس بھر کر اسے تھما دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر اوولٹین ملا دودھ پینے لگی۔ میز کو کھینچ کر میں نے بیڈ کے ساتھ لگا دیا تاکہ ایک گلاس خالی کر کے وہ اپنے لیے دوسرا گلاس بھی بھر سکے اور خود اس کمرے سے باہر نکل آیا۔